इस कहानी की शुरुआत में नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर यानी कि मंगल ग्रह पर होते हैं और वो वहां पर एक मिशन पर होते हैं जिसके तहत वो मार्स पर मिट्टी के सैंपल ले रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ आ रहा है और उन सबको अब अपना मिशन रद्द करना है और जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर पहुंचना है। इसलिए अब ये सब लोग अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तभी मार्क वॉटनी नाम के एक एस्ट्रोनॉट से कुछ चीज टकराती है और वो उस तूफान में खो जाता है। हालांकि इनके जो साथी होते हैं वो उसे ढूंढने की खूब कोशिश करते हैं लेकिन उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इसलिए उन सब को लगता है कि वॉटनी शायद अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि वो मर चुका है। साथ ही उन सबको वार्निंग मिलती है कि अगर वो जल्दी से टेक ऑफ नहीं करेंगे तो उनका रॉकेट भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा और वो सब यहाँ पर फंस जाएंगे। इसलिए मजबूरन उन्हें टेक ऑफ करना पड़ता है। जब तूफान खत्म हो जाता है तो दिखाया जाता है कि वॉटनी अभी भी जिंदा है और इक्विपमेंट में से एक चीज उसके स्पेस सूट और पेट में घुस जाती है जिससे उनको काफी दर्द हो रहा होता है। अब वो अपने कैंप में जो उन्होंने शेल्टर के लिए लगाया होता है उसके अंदर पहुंच जाता है और अपने पेट में घुसी उस रॉड को निकालता है। और अब मार्क वॉटनी को समझ आ जाता है कि वो मार्स पर अकेला फंस गया है और सबसे बड़ी बात यह होती है कि वह किसी को कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि कांटेक्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं वह सब तूफान से नष्ट हो चुके हैं। और अगर मार्क वॉटनी को यहाँ से निकलना है तो उसे अगले 4 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि नासा का अगला मार्स मिशन 4 सालों के बाद है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास 4 सालों तक खाने का सामान नहीं है, इसलिए वो 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता और किसी भी तरह से उसे अपने खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। कैंप में वॉटनी के पास कुछ आलू होते हैं, इसलिए ये तय करता है कि वो मार्स पर वो आलू की खेती करेगा और यहाँ पर आलू उगाएगा। लेकिन खेती करने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होती है और मार्स पर पानी नहीं है। लेकिन वॉटनी एक बॉटनिस्ट है, इसीलिए उसे पता होता है कि पानी कैसे बनाना है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर जलाने से पानी बनता है और वो ऐसा ही करता है। पर जब वो पहले ऐसा करता है तो एक ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि वो उस ऑक्सीजन को काउंट नहीं करता जो उसके सांसों में आ रहा होता है। लेकिन वॉटनी दूसरी बार में कामयाब हो जाता है और धीरे धीरे वाष्पीकरण से पानी की छोटी छोटी बूंदें बननी शुरू हो जाती हैं जो मिट्टी को नमी प्रदान करने के लिए काफी होती हैं। और कुछ दिनों के बाद एक पौधा उग जाता है जिसे देखकर वॉटनी को बहुत खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर नासा वॉटनी के मौत की घोषणा कर देती है और उसका फ्यूनरल भी रख दिया जाता है। लेकिन अगले दिन जब सैटेलाइट ऑपरेटर मार्स की पिक्चर देख रही होती है तो वो देखती है कि कुछ इक्विपमेंट्स को मूव किया गया है और वो ये बात अपने सीनियर को बताती है और वो सब समझ जाते हैं कि वॉटनी अभी भी मार्स पर जिंदा है। लेकिन उनका सीनियर बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि जब तक हम वहां पर पहुंचेंगे वो भूख से मर जाएगा। और उसकी ये बात सही भी होती है क्योंकि पृथ्वी से मार्स तक पहुंचने में कई महीनों का सफर तय करना पड़ेगा और वॉटनी के पास इतना खाना नहीं है। अब वॉटनी को मार्स पर पूरे 70 दिन हो चुके हैं और वो हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद आएगा और वो भी यहाँ पर 3200 किलोमीटर दूर, और तब उसे वहां पहुंचना होगा और इस सफर को पूरा करने में उसे 90 दिन लगेंगे क्योंकि उसके पास जो गाड़ी है वो एक दिन में सिर्फ 35 किलोमीटर चल सकती है। उसके बाद उस गाड़ी के सोलर पैनल्स को रिचार्ज करना होगा। दूसरी तरफ नीचे नासा में लोग वॉटनी के पास खाना और जरूरी सामान भेजने की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें तैयारी में 3 महीने लगेंगे और रॉकेट को मार्स पहुंचने में 9 महीने लगेंगे, यानी कि पूरे 12 महीने बाद उसके पास ये सामान पहुंचेगा। वहीं ऊपर वॉटनी की आलू की फसल पूरे 48 दिन की हो चुकी है और उसने 400 पौधे उगाए हैं जो कि उसकी उम्मीद से ज्यादा अच्छी तरह से उग रहे हैं। अब वो आलूओं को निकालता है और छोटे आलूओं को वापस उगने के लिए बो देता है। लेकिन वॉटनी जानता है कि अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो वो भले ही कितने भी आलू उगा ले उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वो एक ऐसी जगह जाता है जहां पर एक पाथफाइंडर होता है जो 1997 में खराब हो गया था और उसका संपर्क नासा से टूट गया था। और जब वो उस तरफ जाता है तो नीचे से नासा की टीम
जो कि उस पर सैटेलाइट से नजर रख रही है, वो समझ जाती है कि वॉटनी कहाँ जा रहा है। इसलिए पृथ्वी पर नासा की टीम पाथफाइंडर के कम्युनिकेशन सिस्टम को वापस दुरुस्त कर देती है, लेकिन ये बहुत ही पुराना सिस्टम होता है और वो सिर्फ फोटो भेज सकता है। इसलिए वॉटनी उसके सामने 3 बोर्ड लगाता है, जिसमें बीच वाले बोर्ड पर लिखा होता है, क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं। लेफ्ट वाले बोर्ड पर लिखा होता है यस और राइट वाले पर नो। नीचे से नासा पाथफाइंडर के कैमरे को यस की तरफ मूव करती है और वो समझ जाता है कि वो मुझे देख रहे हैं। इस बात से वॉटनी को बहुत खुशी होती है। अब वॉटनी उनसे बात करने के लिए कोड का इस्तेमाल करता है, जिससे नासा उसे एक कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के कोड भेजता है और अब वॉटनी उनसे मैसेजेस में बातें कर सकता है। नासा उसे मैसेज भेजती है कि हम तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान भेज रहे हैं। और अब वॉटनी को ये भी पता चलता है कि नासा में अभी तक उसके क्रू मेंबर्स को नहीं बताया है कि वह जिंदा है। नासा उसके क्रू मेंबर्स को यह बात इसलिए नहीं बताता क्योंकि वह अभी भी स्पेस में है और स्पेस में सफर बहुत ही खतरनाक होता है। अगर उनका ध्यान भटक गया तो उनके साथ भी हादसा हो सकता है। लेकिन वॉटनी के कहने पर वो उन्हें बता देते हैं। इस बात से उसके क्रू मेंबर्स को बहुत खुशी मिलती है, मगर दुख भी मिलता है क्योंकि वो वॉटनी को अकेला छोड़कर आ गए और अब वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब जब मार्स पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी उस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है जहां पर उसने आलू उगाए होते हैं और ब्लास्ट की वजह से सारी की सारी फसल खराब हो जाती है और अब वो दोबारा आलू नहीं उगा सकता क्योंकि उसके लिए उसने जो वातावरण बनाया था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अब वॉटनी हिसाब लगाता है तो पता चलता है कि वह बचे हुए आलू खाकर तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक उसके पास मदद पहुंचेगी। इसलिए नासा उसे एक मैसेज भेजती है और कहती है, तुम्हें अब कम से कम खाना खाना होगा ताकि जब तक तुम तक खाना पहुंचे तुम वहां जिंदा रह सको। और वॉटनी ऐसा ही करता है। जितना खाना वो एक दिन में खाता था उतना खाना वो अब 9 दिन तक चलाता है। नीचे नासा रॉकेट लॉन्च की तैयारी कर रही होती है, जिसमें उसके लिए खाना और सामान होता है, लेकिन नासा को देर हो रही होती है, इसीलिए उसकी टेस्टिंग नहीं करती और सीधा लॉन्च कर देती है। और वॉटनी की किस्मत एक बार फिर उसका साथ नहीं देती क्योंकि लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही रॉकेट आसमान में ब्लास्ट हो जाता है। इससे सब लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि अब वॉटनी नहीं बच सकता क्योंकि उसके पास खाना भेजने का कोई और रास्ता नहीं है। वह मंगल पर भूख से मर जाएगा। और जब वॉटनी को पता चलता है कि लॉन्च फेल हो गया है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है और एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखा है, मेरे माँ बाप तक ये मैसेज जरूर पहुंचाना। मैं हार नहीं मान रहा, लेकिन हमें हर अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। आप उनसे कहना कि मुझे मेरा काम पसंद है, इसमें मैं माहिर भी हूँ और अगर मैं इसमें मर भी गया तो मेरे काम के पीछे एक नेक मकसद होगा। उनसे कहना कि मैं मुश्किलों से डरा नहीं बल्कि मैंने मुसीबतों का सामना किया। अब सभी पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके हैं, लेकिन तभी चाइना उनकी मदद करने का फैसला करता है क्योंकि उनके पास लॉन्च की पहले से ही सारी तैयारियां हुई थी और नासा 28 दिनों बाद वापस लॉन्च की तैयारी करता है। यहीं पर रिच बर्नल नाम का एक लड़का होता है जो कि एस्ट्रोडायनेमिक्स में काम करता है और वो नासा की टीम को वॉटनी को बचाने की तरकीब बताता है। वो बोलता है कि जिस स्पेसशिप में बाकी के एस्ट्रोनॉट्स वापस आ रहे हैं, उस स्पेसशिप को अर्थ की ऑर्बिट में घुसने से पहले वापस मोड़कर मंगल की तरफ भेज देंगे और जब वह स्पेसशिप पृथ्वी के पास होगा तो वॉटनी के लिए जरूरी खाना और सामान भी हम उसी स्पेसशिप पर भेज देंगे और ये लोग वापस मंगल पर जाएंगे तो उन्हें वहां उतरना नहीं होगा क्योंकि अगर वो मंगल पर उतर गए तो उनका ईंधन खत्म हो जाएगा, बल्कि जब वो मार्स के ऑर्बिट पर होंगे तो वॉटनी किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की मदद से अंतरिक्ष में आएगा और ये लोग उसे कैप्चर कर लेंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता। इसमें एक एस्ट्रोनॉट की जान बचाने के लिए नासा 5 और एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता। ऐसा करने से बाकी के क्रू मेंबर्स का मिशन भी 533 दिन और बढ़ जाएगा। इसलिए नासा ये तय करता है कि वह ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वह सिर्फ वॉटनी की जान बचाने के लिए, जिसकी जान बचने के बहुत कम चांस हैं, और 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। उधर मार्स पर वॉटनी उस काम को पूरा करने में लग जाता है जिस काम के लिए वो यहाँ आए थे, जो तूफान की वजह से अधूरा रह गया था। दूसरी तरफ रिच यानी कि वही लड़का
जिसने नासा को वॉटनी को बचाने के लिए आइडिया बताया था, किसी तरह वह उन 5 एस्ट्रोनॉट्स को पूरा प्लान भेज देता है और अब ये पांचों नासा की परमिशन के बिना ही वॉटनी को वापस लाने का फैसला करते हैं। नीचे से नासा देखता है कि उनके स्पेसशिप की दिशा बदल रही है और वो समझ जाते हैं कि ये पांचों वॉटनी को लेने के लिए वापस जा रहे हैं, इसलिए नासा उनके पास काम का सारा सामान पहुंचा देता है। वही वॉटनी उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर बैठने के लिए, जिस पर बैठकर वो उस स्पेसशिप तक पहुंचेगा जिसमें उसके एस्ट्रोनॉट दोस्त उसे लेने वापस आ रहे हैं। अब 90 दिन की यात्रा के बाद वॉटनी उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है क्योंकि वॉटनी जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठा है वो उतना भारी है कि वह मार्स के ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल सकता और वॉटनी अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए वॉटनी को उसके सारे गैर जरूरी पार्ट्स निकालने पड़ते हैं ताकि उसका वजन बहुत कम हो जाए, क्योंकि अगर वॉटनी को लेने के लिए स्पेसशिप को वापस मंगल पर उतारा गया तो उनके पास वापस पृथ्वी पर लैंड करने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं बचेगा। इसलिए वॉटनी को इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की मदद से स्पेस में जाना पड़ेगा। अब वॉटनी एक ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में है जिससे अंतरिक्ष में पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन वॉटनी को ऐसा करना पड़ता है और पूरी दुनिया की नजर उस रेस्क्यू ऑपरेशन पर होती है। अब वॉटनी टेक ऑफ करता है और अंतरिक्ष में उसके साथी उससे रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन दबाव की वजह से वॉटनी बेहोश हो जाता है, इसलिए बात नहीं हो पाती। लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है, जिससे सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या होती है कि स्पेसशिप की स्पीड बहुत तेज होती है, साथ ही स्पेसशिप और वॉटनी के बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए वॉटनी कहता है कि मैं अपने स्पेस सूट में एक छेद कर दूंगा जिससे मैं अपने आप को दिशा दूंगा और तुम लोगों तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी भी स्पेसशिप की स्पीड बहुत बड़ी समस्या होती है, इसलिए उन लोगों को एक पंप बनाकर शिप के एक हिस्से को उड़ाना पड़ता है, जिससे हवा के प्रेशर से शिप की स्पीड कम हो जाती है। और अब उन लोगों को वॉटनी अपनी तरफ उड़ता दिखाई देता है और इसलिए उसकी कमांडर एक चेयर में बैठकर वॉटनी को लेने जाती है, लेकिन जिस रस्सी से वो बंधी हुई होती है वह खत्म हो जाती है और अब वॉटनी तक पहुंचना नामुमकिन है। तभी वॉटनी अपने स्पेस सूट में छेद करता है, जिससे उसके सूट से तेजी से हवा निकलना शुरू हो जाती है और वह ऊपर उठना शुरू हो जाता है और वो अपने आप को दिशा देता है और किसी तरह से अपने कमांडर तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी जब दोनों हाथ पकड़ने वाले होते हैं, दोनों का हाथ छूट जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से वॉटनी कमांडर की रस्सी को पकड़ लेता है और दोनों स्पेसशिप में वापस आ जाते हैं और इस तरह वॉटनी की जान बच जाती है और अब वॉटनी वापस अपनी टीम के एस्ट्रोनॉट्स के साथ होता है। अब कुछ समय बाद पृथ्वी पर दिखाया जाता है वॉटनी एस्ट्रोनॉट इंस्ट्रक्टर बन चुका है और वो उन्हें सिखाता है कि दूसरी दुनिया में कैसे जिंदा रहना है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।